मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है? इस पाठ में हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातें पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता और न्याय के लिए विचार शामिल है। लोकतंत्र व्यवस्था को सफल कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे माया की कहानी। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पे कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। इनमें श्वेत गोरे और अश्वेत काले, और जिसकी त्वचा का रंग सांवला हो, जैसे भारतीय लोगों की त्वचा का रंग कैसा था? सांवला। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बॉक्स की सफाई करने में अपनी मां की मदद कर रही थी। उसने एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिला हुआ जो अखबार की कतरन और तस्वीरों से भरा हुआ होता है। स्क्रैप बुक मतलब जैसे किसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो कटिंग करके फोटो पेपर, कुछ भी ड्राइंग की सीट की कुछ भी बना के उसको अच्छे से सजा के उसको कहते हैं स्क्रैप बुक। तो उस प्रकार से सभी की जानकारियों को उसमें एकत्रित करके स्क्रैप बुक बनाई हुई थी। तो उसको वो पढ़ रही, उसे वो मिला जो अखबार की कतरन और तस्वीरों से भरा हुआ था। उनमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम हेटर पीटरसन है। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा जब उसने सुना कि उसको गोली मार दी थी। तो माया शॉक्ड हो गई कि ऐसा क्यों हुआ, 15 वर्ष के बच्चे को गोली क्यों मार दी गई। माया की मां ने उसे समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। मतलब रंगभेद, गोरे और काले का रंगभेद किया जाता था। वहां पे गोरे लोगों को छूट थी और काले लोगों को नहीं रहने दिया जाता था, इसलिए के रंगभेद के शामिल था। रंगभेद का मतलब होता है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना कि ये गोरा लोग है, ये काला लोग है, ये फलाने जाति का, ये ऐसा है करके। दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। काले लोग काले लोगों से ही संबंध बना सकते और गोरे लोग गोरे लोगों से। दूसरे जाति के धर्म जाति से उनको संबंध बनाने की परमिशन नहीं थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत एक दूसरे संबंध नहीं बनाने की इजाजत थी। विभिन्न प्रजाति के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। किसी को भी किसी के आसपास रहने की इजाजत नहीं थी और न एक दूसरे की सामान की सुविधाओं का उपयोग कर सकते थे। वे सभी को अलग अलग सुविधाएं दी गई थी और सभी अलग अलग रहते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह जीवन था, माया की माँ उसे कहानी बता रही थी पुराने समय की। तो माया को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा रंगभेद का भी कानून होता है। जिस तरह का जीवन था उसके मुताबिक बताते हुए माया की माँ की आवाज पर बड़ा गुस्सा था, क्योंकि माया की माँ उस समय की बात बता रहे तो उनको दुख हो रहा था और गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कानून उस समय था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे, गोरे लोगों के अस्पताल अलग, काले लोगों के अस्पताल अलग होते थे। गाड़ियां थी वे जरूरी के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधा उपलब्ध नहीं थी। गोरे लोगों की गाड़ी में सब सुविधा उपलब्ध थी और काले लोगों की गाड़ियों में कोई सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि ये इनके साथ भेदभाव हो रहा था। गोरे लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाती थी और काले लोगों को कोई सुविधाएं नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग अलग होती थी, काले लोगों के लिए अलग और गोरे लोगों के लिए अलग। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका का शासन चलता था। बस स्टैंड भी अलग अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। गोरे लोगों को वोट देने की इजाजत थी और अश्वेत मतलब काले लोगों को कोई इजाजत नहीं थी वोट देने की कि वे जनप्रतिनिधि को चुन सके। देश की सबसे अच्छी जमीन
श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, इसके साथ भेदभाव किया जाता था। इस प्रकार से सब सारी सुविधाएं गोरे लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाती थी और काले लोगों को नहीं दी जाती थी। सब जो अच्छा जो कुछ भी अच्छा था वो सब श्वेत लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए, और जो भी बेकार चीजें थी वो सारी काले लोगों को। इस प्रकार से भेदभाव सामने हमको दिखाई दे रहा था। दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। दक्षिण पश्चिम हिस्से में सोवेटो गांव है, शहर है जहां पर अश्वेत केवल काले लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के लिए अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। मतलब उनको इस भाषा अफ्रीकन भाषा सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था और उनकी भाषा थी जुलू, सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठी के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था, मतलब हमको ये नहीं सीखना है का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। जिसने भी विरोध किया इनको जबरदस्ती अफ्रीकन भाषा सिखाई जा रही थी और उनकी जो भाषा थी जुलू, तो वो नहीं सिखाने दे रहे थे, तो उन्होंने विरोध किया। तो इस विरोध के लिए उन पर गोलियां चला दी, डंडे से पीटा गया और उनमें से एक गोली हेक्टर को लग गई, वो मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। इस प्रकार से माया की कहानी में गोरे रंग भेद के बारे में कानून को बताया गया है और इसकी लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली और 1994 में इसे सफलता मिली। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने से हमारा क्या मतलब है। लोकतांत्रिक होने से सरकार हमारी लोकतांत्रिक होगी तो हमारा क्या भला होगा, अब आगे बढ़ते हैं। भागीदारी, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं। वे प्रतिनिधि हमारे लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखकर चुनाव करेंगे और वो उसको जिताएंगे, ताकि वो हमारे सुविधाओं का ध्यान रखेगा, हमारी जो भी दुख सुविधा है सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे। इस प्रकार से हम हमारे भागीदारी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ निरंतर हर 5 वर्ष में चुनाव की प्रक्रिया चलती है और एक प्रतिनिधि को हम चुनते हैं, जनता के द्वारा चुना जाने वाला व्यक्ति। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। 5 साल तक लगातार वो काम करती है और उनके काम के आधार पर ही हम उनको अगली बार में मौका देते हैं या वो अच्छे कार्य करते हैं, हमारे देश के भला करते हैं। तो सरकार का फिर से सत्ता में बने रहने तभी संभव है जब वो लोगों को बार बार चुने। अगर हम उसी व्यक्ति को बार बार चुनेंगे तो वो सत्ता में बना रहेगा। समय लोगों के लिए वह बड़ी घड़ी है जब लोकतंत्र अपने ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने का सरकार का नियंत्रण बना रहता है। नियमित चुनाव होने से सरकार का नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतंत्र सरकार के निर्णय और नीतियों को लोगों के भाग के लोगों और कई तरीके से होते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना कर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। आलोचना मतलब बुराइयां भी करते हैं, फिर भी उन अपनी भागीदारी उसमें निभाते। सरकार को बुरा भला भी बोलते हैं कि सरकार ने ऐसा करा वैसा करा, फिर भी वे उसमें अपनी भागीदारी बनाए रखते हैं। अगस्त 2005 में एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था
तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकालने और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। लोगों ने बहुत विरोध किया तो सरकार को उनकी मांगों को मानना पड़ा और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार हमारे आम व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार है, तो सारी जिम्मेदारी उनको लेना जरूरी है। तो वह हमारे विरोध के आगे झुक गए और बिजली के दामों को घटा दिया। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राज्य में राय व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को अपने नियम को मनवा सकते हैं। माया की कहानी दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था? कैसे? या बाद में पढ़ना और देखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जब हमारा तालमेल सभी के साथ नहीं बिठता, वो ऐसा धर्म का है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता करेंगे, तो हमारा तालमेल नहीं बैठ पाता है। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि अगर हम किसी को अच्छा रखेंगे और किसी को खराब रखेंगे तो उनमें भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाएगी कि इसको अच्छी सुविधा दी है, इसको ऐसा अच्छा करते हैं, इसको ऐसा, तो इसमें हमारे भेदभाव की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीकों का अपनाते हैं। हिंसात्मक मतलब लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, तो इससे असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे और सरकार की जवाबदारी होती है कि विवाद ना उभरे। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अपने कार्य करती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्याओं का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं। सरकार खासकर ऐसे पुलिस ऐसे मौकों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती होती है कि आपस में टकराव की स्थिति न पैदा हो, हिंसा न भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। आपने देखा ही होगा कि हमारे जो कुछ भी कार्यक्रम होते हैं या जुलूस निकलते हैं तो उसमें सरकार पुलिस को तैनात करती है कि कोई भी विवाद की स्थिति होती है तो उसको पुलिस द्वारा रोका जाए और ना ही कोई खतराव करे और ना ही कोई किसी प्रकार की हानि हो सके। इस प्रकार से सरकार हमारे कार्य करती है। तो आपने देखा होगा सभी धर्म के जुलूस निकलते हैं तो सभी में पुलिस उपस्थिति रहती है और शांतिपूर्ण ढंग से कार्य करती है। सरकार की समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। सरकार समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। उन समूह में विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता। आपने देखा ही होगा कि समाज लड़कों को ज्यादा महत्व देता है, लड़कियों को नहीं। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का भेदभाव ही हुआ। लड़कों को देता है, यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जिसमें लड़के अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म कर या कम करने का प्रावधान किया गया है, जिससे कि वे भेदभाव का सामना न कर पाए और उनको भी पढ़ाई में बराबरी का मौका मिल सके। अधिकांश लोग लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हुए उनकी शिक्षा और उनको आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहे हैं और लड़कियों को बोलते हैं कि आपकी फीस लगेगी करके। तो सरकार ने इस लड़कियों को आगे बढ़ाने के माध्यम से फीस में कमी कर दी है, जिससे कि वे आगे बढ़ के और समानता का अधिकार प्राप्त कर सके। ये हमारा पाठ यहीं पे समाप्त होता बेटा। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य कार्य है कि शांतिपूर्ण तरीके से देश को संचालित करना। धन्यवाद।